हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में ह्यूमैनिटीज़ बाय कृष्ण कुमार। और आज हम इस वीडियो के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आए कैसे। जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें जो भी हैं हमारे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए या हमारे नीति निर्देशक तत्व हो गए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। तो देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको अच्छी तरीके से पता था कि भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो इन फ्यूचर जब मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, उनको अच्छी तरीके से पता था कि जो भारत है एक विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आगे चलकर। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स में से जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है वो ये था कि सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना। ठीक है, यानी कि जो जितने भी लोग सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, सबके अंदर सब इक्वल हों, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, सभी जो है वो इक्वल हो। यानी कि ना कोई चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो मतलब कह सकते हो कि किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। और साथ ही साथ समाज कल्याण होना ज़रूरी है, यानी कि समाज कल्याण और सबका कल्याण, बेसिकली सबका कल्याण होना कि यानी कि जैसे आपको मैंने बताया, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कल्याण यानी कि किसी भी तरीके की कोई योजना आती है, यानी गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी बनाती है, तो वो सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सोसाइटी के, समाज के सिर्फ एक वर्ग के लिए वो जो है योजना जो है वो होनी चाहिए। ये जो भी मतलब योजना बनाया जाए सरकार के द्वारा, वो सबके लिए हो। ये सबसे क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अलग अलग जो जाति या समुदाय के जो लोग थे वो मतलब जो है डिस्क्रिमिनेट होते थे, यानी कि भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सबको दूर करने के लिए ही बनाया जा रहा था। तो उनको अच्छी तरीके से पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करेंगे। ठीक है, और इन सब में से प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना। ठीक है, उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्या को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश देना ज़रूरी है। यानी कि उनको अब प्रॉब्लम्स तो सामने थी कि नागरिकों में समानता कैसे लाया जाए या समाज कल्याण कैसे किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन भी उन्हें ढूंढना था। तो उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या किया गया कि एक नीतिगत निर्देश मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक नीतिगत निर्देश दिया, जिससे जो सरकार है वो मतलब जो है वो समाज कल्याण के लिए बेसिकली सोचे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। मतलब कि सरकार जो है इस चीज़ के लिए सोचे, मतलब जो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो इस चीज़ के लिए सोचे, लेकिन बाध्यकारी ना हो। बाध्यकारी का मतलब कि उस सरकार को वो काम करना ही है, यानी कि वो उसके लिए बाध्य है, ऐसा नहीं था। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए जो बेसिकली समाज कल्याण या समाज कल्याण से बेसिकली जुड़े हुए थे। लेकिन जो भावी सरकार यानी कि जो भी सरकार आएगी इन फ्यूचर, उसको मतलब बाध्यकारी नहीं बनाया जाए। ठीक है, और बाध्यकारी अगर सरकार बन जाएगी तो उसी में उलझ के रह जाएगी सरकार और बाकी काम वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखिए आगे, संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि अब ये कह रहा है कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसको संविधान में शामिल तो किया गया। ठीक है, यानी कि ये कहा गया कि संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों को समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि आप न्यायालय में इस चीज़ का दावा नहीं कर सकते हो कि जो सरकार है वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रही है। इसके लिए आप न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट जो आपका मौलिक अधिकार होते हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में जाके आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हो। और न्यायालय में भी कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय तक आप जाके, सबसे पहली बात सर्वोच्च न्यायालय में जाके आप अपील कर सकते हो, और उच्च न्यायालय में भी जाके आप अपील कर सकते हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, यानी कि राज्य के नीति तत्वों के लिए ऐसी किसी तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि उनको शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई। अच्छा, आगे क्या है, आगे उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे, इसलिए कहा जाता है कि नीति से तत्व वाद योग्य नहीं है। वही चीज़ मतलब कि हम मतलब जो न्यायालय है वो किसी तरीके का सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकता, तो इसलिए नीति से तत्वों को एक वाद योग्य माना जाता है।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जाता। बात वही है जो बार बार रिपीट हो रही है कि इसे न्यायपालिका का मतलब कि जो आपकी जुडिशरी है उसके द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कि आप किसी भी तरीके की कोई भी बात सामने नहीं सकते न्यायालय में जाके कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको लागू कराया ही जाए। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकारों को बाध्य करेगी, सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। मतलब बाध्य करेगी इस चीज़ के लिए कि सरकार जो है वो गंभीरता से चीज़ों को ले, यानी कि समाज कल्याण के बारे में सोचे, लेकिन इसलिए बाध्य नहीं करेगी कि उसको ये जो काम है वो करना ही पड़ेगा या न्यायालय का किसी तरीके का उसके ऊपर दबाव है। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। ठीक है, अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई। मतलब क्या किया गया, एक सूची बनाई गई, एक टेबल बनाया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ये नीति निर्देशक तत्व होंगे और जो सरकार जो है इन्हीं निर्देशक तत्वों के अनुसार समाज कल्याण को बढ़ावा देगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखिए निर्देशों की इस सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी कि जो आपके जो इस नीति निर्देशक तत्वों की जो सूची रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो क्या है, इसी निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। मतलब बात निकल के सामने ये आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक इस तरीके के मतलब प्रिंसिपल्स हैं, एक इस तरीके के मतलब जो तत्व है जो बेसिकली सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए या व्यक्तियों में समानता लाने के लिए, लोगों में समानता लाने के लिए जो है फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और समय समय पर सरकार ने इस चीज़ को फॉलो भी किया है। आगे हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नीति से तत्व क्या है, यानी कि बेसिकली इसमें ये बताया गया कि इसकी प्रमुख बातें क्या हैं, यानी कि जो राज्य के नीति से तत्व उसकी प्रमुख बातें क्या हैं, यानी कि क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब ये ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जो समाज के रूप में, एक समाज के व्यक्ति होने के नाते या सोसाइटी का मेंबर होने के नाते, एक सिटीज़न होने के नाते हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, यानी कि ये एक्सेप्ट जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अलावा मिलने चाहिए। मतलब जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके अलावा जो अधिकार मिले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और ये क्योंकि सरकार जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगी तब तक समाज कल्याण के लिए कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखिए, नीति से तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास हो जाएगा। यानी कि इस चीज़ों को, इन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यानी कि नीति से तत्व जो हैं, अगर हम इनको देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो कितनी दूरदर्शिता थे, यानी कितनी दूर की सोचते थे कि अगर ऐसा होगा तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो इन फ्यूचर अगर ऐसा हम नहीं करते तो इन फ्यूचर इससे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो दोनों तरीके से सोचते थे, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो काफ़ी दूरदर्शिता थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सम्मिलित की। अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि समय समय पर कुछ नीति तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया गया। देखिए समय समय पर सरकारों ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया है। जैसे कि अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, यानी कि जमींदारी मतलब आपके पहले जमींदारी जो प्रथा थी वो चली आ रही थी, उसको हटाने के लिए, उन्मूलन करने के लिए क्या किया गया, कानून बनाया गया ताकि जो ज़मींदार है वो ज़मीनों को ना हड़प सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि जो आपके जो बैंक्स वगैरह हैं उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। कई फैक्ट्रियाँ अधिनियम, मतलब फैक्ट्री को लेकर अधिनियम बनाया गया। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, जो ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो बेसिकली उनकी जो चिमनीज़ वगैरह, उससे धुआं वगैरह जो निकलता है उससे प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी। जो मतलब हमारा वायुमंडल है वो प्रदूषित होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है दूषित होता है। तो इन सब से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया कि फैक्ट्री अधिनियम बनाया, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट दूषित होगा तो जो समाज के जो लोग हैं उनको दिक्कत होगी, बीमारियाँ फैलेगी, बहुत तरह तरह की चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों पे काबू पाने के लिए सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम पारित किया। तो ये भी हमारा समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। न्यूनतम
मजदूरी निर्धारण यानी कि एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारण भी, ये भी हमारे नीति से तत्वों के मतलब नीति निषेध तत्वों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें की गई है सरकार के द्वारा। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, इसके बारे में डिस्कस कर देखिए। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का मतलब यानी कि जो व्यक्ति है उसको कम से कम उसकी मजदूरी मिलना कंपलसरी है, यानी कि जैसा काम वैसा उसके हिसाब से उसको वेतन मिलना ज़रूरी है। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट देखिए, कुटीर और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी कि आपको पता है कुटीर यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं आपके, छोटे मतलब कुटीर मतलब एक बेसिकली कुटीर का मतलब ये हो गया कि एक जो घर के अंदर उद्योग वगैरह चलाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उनको क्या किया गया सरकार के द्वारा प्रोत्साहन किया गया, ताकि इससे क्या होगा कि अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की सकती है ईज़िली। तो हमें बाहर से इन सब चीज़ों को आयात नहीं कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें भी की गई है सोसाइटी के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अब देखो ये भी समाज कल्याण से ही जुड़ी चीज़ें हैं कि जो आपके एससी हैं और जो एसटी हैं इन सबको रिजर्वेशन दिया गया, इवन ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो आती है आपकी, ये नीति निषेध तत्वों को ध्यान में रख के ही सरकार ने इन सब चीज़ों को लागू किया है। नीति निषेध तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी, यानी कि गारंटी की रोजगार की गारंटी देना और मतलब जो शिक्षा का अधिकार है वो सबके लिए, मतलब बेसिकली 14 साल तक के आपके बच्चे होते हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मतलब जो शिक्षा है बेसिकली वो सरकार क्या करती है, उसका खर्चा उठाती है। और अगर वो 14 साल से नीचे का कोई बच्चा है जो काम करता हुआ पाया जाता है तो वो बेसिकली आपका बाल मजदूरी माना जाएगा और उसके लिए दंडनीय अपराध मतलब दंड भी तय किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बेकार, मतलब इन सब चीज़ों कराने से उनका जो भविष्य है वो ख़राब हो जाता है और बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते। तो सरकार ने क्या किया है, 14 साल तक के बच्चों का जो पढ़ाई खर्चा है वो उठाने का उन्होंने जिम्मा लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो समाज कल्याण से रिलेटेड। और ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है कि जो राज्य के नीति से तत्व है उसके अंदर जो आपके राज्य नीति से तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, समय समय पर योजनाएं बनाती है, समय समय पर कार्य करती है, जो कि हमारे समाज कल्याण के लिए होती है, समानता लाने के लिए होती है समाज के अंदर। तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अब अच्छा आगे देखिए, कुछ इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी दिए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार होने के नाते हमें सरकारों को स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुरूप उसी के अनुसार जैसे कि व्यक्तियों को भी स्वीकार करना चाहिए। तो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य होते हैं कुछ, यानी कि जो फंडामेंटल जो आपके कुछ जो आपके कार्य हैं, यानी कि जो कुछ कर्तव्य हैं, जो बेसिकली मौलिक कर्तव्य जो हैं वो आपके नागरिक होने के नाते होते हैं। तो देखिए, वर्ष 1976 में संविधान का संशोधन 42वां संशोधन किया गया, यानी संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया। इसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, यानी कि बेसिकली 1976 में 42वां संशोधन किया गया और इसे तय किया गया कि जो नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य होंगे। और वो कुछ जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो टोटल कितनी थी, 10 थी। ठीक है, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, यानी कि अब ये कह रहा है कि जो संविधान है इनको लागू कराने में थोड़ा सा मौन है। ठीक है, मौन मतलब कि चुप है। नेक्स्ट देखिए, नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले हमारे संविधान का हमें पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देश की रक्षा करनी चाहिए और जो हमारे देश है उसके लिए हमारे अंदर देश हित की भावना होनी चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो एक छोटे से लेवल पर क्यों ना हो। सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेसिकली भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम एक ही राष्ट्र के एक ही नागरिक हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बेसिकली हमें भाईचारा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें कोई बाहर से आकर हमारे बीच में फूट डालकर हमारे ऊपर राज करना स्टार्ट ना कर दे, क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है कि फूट डालो और राज करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तथा
पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि आपको पता है फैक्ट्री अधिनियम सरकार ने बनाया। फैक्ट्री अधिनियम क्यों बनाया? ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहे। यानी कि कम से कम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो ओपन हो और कम से कम चीज़ मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका वो यूज़ करके कम से कम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट करे। यानी कि ज़्यादा पॉल्यूट हमारा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है अगर वो पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण अगर वो प्रदूषित हो जाता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। और आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे जो पर्यावरण है उसके दूषित होने पर ही फैल रही है आज के टाइम पे। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। यानी कि जो ये कह रहा है कि जो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके अनुपालन के आधार पर, उनकी शर्तों के आधार पर हमें किसी भी तरीके का मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। यानी कि अभी कह रहा है कि बेसिकली जो इनका रिलेशन है मौलिक अधिकारों का, जैसे कि मौलिक अधिकारों का और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे राज्य के नीति तत्व, इससे किसी तरीके का कोई मतलब दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो इससे हमारे मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके ऊपर किसी तरीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बेसिकली न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो आपके राज्य के नीति से तत्व है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। संविधान द्वारा उनको इतनी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, लेकिन मौलिक अधिकार जो है उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।